नमस्कार बच्चों, पाठ खत्म होने के बाद हमने अभी पाठ पढ़ा था दिए जल उठे। इसके बाद आज की कक्षा में हम दिए जल उठे पाठ के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। ये हम सब जानते ही हैं पाठ को पढ़ने के बाद कि कलेक्टर जो था वो सरदार पटेल से पहले से ही चिढ़ा हुआ था, किंतु उसकी गिरफ्तार करने का मुख्य कारण यही था कि रास में निषेधाज्ञा लागू थी। वहाँ पर किसी भी प्रकार की सभा का आयोजन नहीं किया जा सकता था और सरदार पटेल ने वहाँ सभा में उपस्थित हो लोगों को संबोधित करने का प्रयास किया। उन्होंने निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया, इसीलिए वहाँ के स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अगला प्रश्न है कि जज को 8 लाइन के फैसले को सुनाने में 1.5 घंटा लगा। इसका क्या कारण था? जब पटेल जी को गिरफ्तार कर लिया गया और सरदार पटेल ने अपना गुनाह कबूल किया कि मैंने गलती की है, और जब उन्होंने अपना गुनाह कबूल ही कर लिया तो जज को ये सोचने में 1.5 घंटा लग गया कि उन्हें इसके लिए क्या सज़ा दी जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। और इसी कारण से फैसले को सुनाने में करीबन जज को 1.5 घंटा लगा, नहीं तो वो इस फैसले को जल्दी भी सुना देता, क्योंकि वो असमंजस में था कि गिरफ्तारी तो हो गई है किंतु इन्होंने अपनी सज़ा कबूल कर ली है, इसलिए इन्हें क्या सज़ा दी जाए। अगला प्रश्न है मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है, पटेल का आशय स्पष्ट कीजिए। पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया और पटेल को जब गिरफ्तार कर गाड़ी से ले जाया गया और रास्ते में उनकी गांधी जी से मुलाकात हुई तो पटेल ने कहा कि मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। गांधी जी और उनके साथियों को पटेल ने कहा कि मैं तो चलता हूं और अब आपकी बारी है, यानी मैंने तो अपने हिस्से का काम कर लिया और अब आपकी बारी है। और पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। पटेल जी यहाँ ये कहना चाहते थे कि जो दांडी यात्रा, दांडी मार्च का हमने आयोजन किया है और नमक कानून को तोड़ेंगे, इस मिशन को अधूरा नहीं छोड़ना है, स्वाधीनता की लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ना है। बेशक मेरी गिरफ्तारी हो गई है किंतु फिर भी अब आपके हिस्से का काम आपको करना है, मैंने तो अपने हिस्से का काम कर दिया। इसलिए ये पंक्ति कहकर गांधी जी और उनके साथियों को पटेल ने उत्साहित किया और इशारा किया कि उन्हें ये दांडी यात्रा पूरी कुशलता पूर्वक कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है और नमक कानून को तोड़ना है। इसलिए उन्होंने पाठ के संदर्भ में यहाँ हमें ये उदाहरण देकर इसको स्पष्ट करेंगे कि ऐसा कहना चाहते थे कि ताकि स्वाधीनता सेनानी और गांधी जी के साथियों का उत्साह कम ना हो और वो किसी तरह से नमक कानून को तोड़ने का जो एक काम उन्होंने यात्रा आरंभ की थी वो रद्द ना हो। इसलिए पटेल जी ने कहा कि मैंने तो अपना हिस्से का काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। क्योंकि उनको गिरफ्तार करके सजा सुना दी गई थी, इसलिए वो इस रैली में शामिल नहीं हो सकते थे। अगला प्रश्न है इससे आप त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने किसके लिए और किस संदर्भ में कहा? पाठ में हमने देखा था कि जो गांधी जी की सहायता के लिए दरबार लोग आए थे, उनके लिए गांधी जी ने कहा था। वास्तव में दरबार लोग जो थे वो एक रियासती थे, यानी उनके पास अच्छी खासी रियासत थी जिसका कि अंग्रेजों द्वारा संरक्षण था। उस रियासत में दरबार लोग ऐशो आराम के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे, किंतु वो ऐशो आराम को छोड़कर गांधी जी के इस मिशन में शामिल हो गए। उन्होंने अपना ऐशो आराम छोड़ दिया, गांधी जी के मिशन में शामिल हो गए और इसीलिए गांधी जी ने कहा है कि आप त्याग और हिम्मत सीखें, यानी दरबार लोगों से आप त्याग और हिम्मत सीखें। इन्होंने राजपाट और ऐशो आराम छोड़कर इस स्वाधीनता की लड़ाई में ये हमारे साथ हो लिए हैं। तो दरबार लोगों के लिए कहा और इस संदर्भ में कहा क्योंकि उनके द्वारा जो था रियासतें छोड़कर वो गांधी जी के साथ शामिल हो गए थे। तो लोगों को उत्साहित करने के लिए, साथ में दरबार लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए गांधी जी ने ऐसा कहा था। और ये किसके लिए कहा था? दरबार लोगों के लिए कहा था जो कि अच्छे खासे मनसबदार और रियासती लोग थे, जो ऐशो आराम से रह सकते थे किंतु त्याग करके वो गांधी जी के मिशन में उनके साथ शामिल हो गए थे। पाठ द्वारा सिद्ध कीजिए कठिन परिस्थितियों का सामना सूझबूझ और मेल जोल से हो सकता है।
पाठ में हमने ऐसी काफ़ी सारी परिस्थितियां देखी जिसका सामना गांधी जी और उनके साथियों ने मिलजुल कर किया। चाहे वो महिसागर का नदी का तट पार करना हो, या स्थिति हो कि सरदार पटेल की गिरफ्तारी हो गई, अब हमारा काम कैसे आगे होगा, या नमक कानून तोड़ने का हो, या किसी तरह की यात्रा हो जिसमें काफ़ी लंबे समय तक ये पैदल चले हों। किंतु पाठ को पढ़ने के बाद हम इसी नतीजे पे पहुँचे हैं कि हर काम को यदि सूझबूझ और मेल मिलाप के साथ किया जाए तो वो काम कठिन नहीं होता, उसका सॉल्यूशन निकल आता है। जैसा कि नमक कानून तोड़ने पर की बात थी कि जब यात्रा के दौरान काफ़ी सारे नदी के तटों पर नमक बिखरा था और ऐसा लग रहा था कि शायद गांधी जी जो है नमक बनाकर यहीं पर इसका प्रारंभ कर देंगे, किंतु ऐसी परिस्थितियों में भी जो अधिकारी और उनके साथी थे उन्होंने ऐसा नहीं किया। साथ ही महिसागर का तट जो कि काफ़ी कीचड़ और दलदली तरीके से भरा हुआ था, उसको भी गांधी जी और उनके साथियों ने बड़ी हिम्मत के साथ पार किया। तो ऐसी काफ़ी सारी स्थितियां थीं जो मेलजोल और सूझबूझ के साथ पार की गई। तो इनके बारे में किसी एक परिस्थिति के बारे में यहाँ पर आप लिख सकते हैं। वहीं अगला प्रश्न है कि महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था, अपने शब्दों में लिखिए। महिसागर नदी के दोनों तटों पर दृश्य तो हम ऐसा कह सकते हैं कि महिसागर नदी का जो तट था वो पूरा अंधियारे से भरा था, चारों ओर कीचड़ था, जल का उठाव ऊंचाई की ओर बढ़ रहा था, किंतु फिर भी नदी के दोनों तटों पर जो लोग दिए हाथ में लेकर खड़े थे उससे बिल्कुल दिवाली का सा एहसास हो रहा था। यहाँ पर कह सकते हैं कि मार्च में दिवाली मनाने का एहसास उस समय हो गया था। लोगों के हाथों में दिए टिमटिमा रहे थे और उनकी हल्की मध्यम रोशनी में गांधी जी ने नदी पार की। तो ये दृश्य हम इसको लिख सकते हैं। फिर है ये धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। गांधी जी का चारित्रिक गुण बताइए। गांधी जी, उक्त पंक्ति से पता चलता है जिस प्रकार से हम लोग धार्मिक यात्राएं करते हैं और धर्म की यात्राओं को ज़्यादातर हम कहते हैं कि हम पैदल ही करेंगे, तो गांधी जी ने भी स्वाधीनता के आंदोलन को और स्वाधीनता के आंदोलन में चल रही इस पैदल यात्रा को धर्म यात्रा माना है कि मैं लोगों के हित के लिए कर रहा हूँ, स्वाधीनता के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको धर्म यात्रा का नाम दूंगा। और मैं इस धर्म यात्रा में बिल्कुल भी गाड़ी या किसी वाहन से ना चलकर पैदल ही जाऊंगा। उक्त कथन से गांधी जी के देशभक्ति, देश प्रेम और स्वाधीनता के प्रति जागरूकता का भाव पता चलता है। साथ ही पता चलता है कि गांधी जी दृढ़ निश्चयी थे। जब वो किसी काम को करने का निश्चय कर लेते थे तो उसे पूरा करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। तो यहाँ पर उनकी कठोर दृढ़ इच्छा शक्ति का पता चलता है। गांधी कोई भी काम अचानक और चुपके नहीं करते थे, फिर भी वरिष्ठ अधिकारियों ने एहतियात से कदम उठाया। हमने देखा कि जो अंग्रेज सरकार के वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने एहतियात के रूप में महिसागर के चारों ओर फैले हुए नमक को वहां से समेट लिया, साफ करा दिया, क्योंकि उन्हें ये तो पता था कि गांधी जी जो भी काम करते हैं वो पूर्व योजना के अनुसार करते हैं। यदि उन्होंने कहा है कि दांडी यात्रा पूरी करके ही वहाँ पर नमक बनाएंगे और नमक कानून को तोड़ेंगे, तो बिल्कुल वो बीच में कहीं भी नमक नहीं बनाएंगे। फिर भी वरिष्ठ अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर चारों ओर फैले हुए सागर के चारों ओर फैले हुए नमक को वहाँ से साफ करवा दिया, उठवा दिया, ताकि गांधी जी कहीं बीच में लोगों के दबाव में आकर नमक यहीं ना बना डालें और उनकी गिरफ्तारी करनी पड़ेगी, जिससे देश में काफ़ी उथल पुथल मच सकती है। इसलिए एहतियात के तौर पर अंग्रेज सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने नदी के किनारे फैले हुए नमक को साफ करवा दिया। तो जबकि उन्हें पता था कि गांधी जी कोई भी काम चुपके नहीं करते हैं। गांधी के पार उतरने पर भी लोग नदी के तट पर क्यों खड़े थे? महिसागर नदी के तट में जहाँ चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था, चारों ओर दलदली कीचड़ था, ऐसी स्थिति में गांधी जी रात को नदी पार करने वाले थे। लोगों को जब इस बात का पता चला तो लोग हाथों में दिए जलाकर नदी के दोनों किनारों पर खड़े हो गए। गांधी जी ने हल्की रोशनी में नदी पार की, किंतु गांधी जी के नदी पार करने के बावजूद भी लोग वहाँ खड़े रहे, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि गांधी जी के साथ और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी
और कुछ लोग उनके साथ जुड़ेंगे, नदी पार करेंगे, उनके लिए भी हमें अभी खड़े रहना है। यानी लोगों में भी स्वाधीनता की भावना थी, जो जिस तरह से कर सकता था उसने उस तरह से स्वाधीनता की लड़ाई में हिस्सा लिया। गांधी जी के साथ अगर यात्रा में ना जा सके तो नदी के किनारे उन्होंने दिए ही जलाए। तो इस तरह से गांधी जी के पार उतरने के बाद भी लोग नदी तट पर काफ़ी देर तक दिए जलाकर खड़े रहे, ताकि अन्य स्वाधीनता सेनानी भी नदी पार कर सके। तो बच्चों, इस तरह से हमने इन प्रश्नों के उत्तर देखे और आशा है आप लोगों को इसके प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और बाकी के जो नहीं आएंगे वो आप PDF से देखकर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।